नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 10 के व्यावहारिक व्याकरण विषय से एक प्रकरण है, जिस तीन पांच प्रकरण कुल मिलाकर हमारे शामिल हैं, जिनमें पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और पांचवा है अव्यय। तो दो प्रकरणों पर हम पूर्व में बात कर चुके हैं। उन वीडियो के जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आज हम विशेषण पर बात करेंगे। आज हम कौन से सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं? हमारा आज का प्रकरण क्या रहेगा? आज का हमारा प्रकरण रहेगा कक्षा 10 और विषय रहेगा हमारा विशेषण। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि विशेषण क्या है, कहाँ काम आते हैं और उनकी पहचान क्या है, विशेषण के भेद क्या है, कितने हैं और कौन सा शब्द किस प्रकार के विशेषण में शामिल किया जाएगा। तो देखते हैं, विशेषण की बात करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के लिए आप पूर्व वाला वीडियो देख सकते हैं। अब बात यदि इसकी करें, विशेषण कहते किसे हैं, यदि हम इसकी परिभाषा के रूप में देखें, इसकी परिभाषा यह है मानी जाएगी कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले, विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। बात परिभाषा की आ गई कि कोई भी शब्द ऐसा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करता है, वही विशेषण कहलाता है। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अब बात यह आ गई, कोई एक वाक्य आ गया, उस वाक्य में हमें और पहचान करनी है कि कौन सा शब्द विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द के लिए हमें इस प्रकार से देखते हैं, जैसे रमेश कैसा लड़का है। रमेश कैसा लड़का है, यह एक वाक्य है, यह एक संज्ञा शब्द है, यह भी संज्ञा शब्द है, यह व्यक्तिवाचक है, यह जातिवाचक संज्ञा शब्द है। हम कैसा शब्द के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं, कैसा प्रश्न का ये एक प्रश्न है, जैसे हमसे पूछा गया यह प्रश्न है और इस प्रश्न के जवाब में हम जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वही शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। जैसे रमेश कैसा लड़का है, रमेश अच्छा, भला, बुरा, मोटा, नाटा, दुबला, पतला, शैतान, या हम कहें विकलांग या दिव्यांग, है ना, विकलांग लड़का, इत्यादि प्रकार के जो शब्द इस कैसा शब्द के स्थान पर यदि हम रख सकते हैं कि रमेश कैसा लड़का है, रमेश अच्छा लड़का है, भला लड़का है, बुरा लड़का है, अनुशासित लड़का है, पढ़ाकू लड़का है, होशियार लड़का है, कमजोर लड़का है, उद्दंड लड़का है, ढीठ लड़का है, यदि हम इस प्रकार के शब्दों को इस प्रश्न के स्थान पर प्रयुक्त कर देते हैं तो वही हमारा विशेषण शब्द माना जाएगा। क्या सिर्फ कैसा से बात बन जाएगी? जी नहीं। यहां हो सकता है कि कोई स्त्रीलिंग शब्द होता, रमेश की जगह कोई स्त्रीलिंग शब्द होता, तो हम क्या करते, तो यहां पर कैसा को कैसी बना देते कि रमा कैसी लड़की है, रमा अच्छी, भली, बुरी, मोटी, नाटी, दुबली, पतली, शैतान, विकलांग, अनुशासित, उद्दंड, ढीठ, ढीठ लड़की है, ढीठ, सॉरी ये ढीठ उसके लिए आता है, ढीठ शैतान के लिए। तो इस प्रकार से हम उनका जवाब दे सकते हैं। यदि यहां पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बजाय यदि कोई बहुवचन शब्द होता तो हम क्या करते कि वे कैसे लड़के हैं, कैसे, कैसा, कैसी या कैसे लड़के हैं। तो कैसे लड़के हैं? वे अच्छे, भले, बुरे, मोटे, नाटे, दुबले, पतले, शैतान, विकलांग, अनुशासित, उद्दंड, ढीठ, इस प्रकार के लड़के हैं। आप इनका जवाब दे सकते हैं। वो सारे इस कैसा, कैसी के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वे प्रश्न, वे शब्द ही विशेषण शब्द कहलाएंगे। इसके अलावा कितना, कितनी भी हो सकता है कि
तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं, कितनी, मेरे पास 5 पुस्तकें हैं। तुम्हारे पास कितने जूते हैं, तो कितने, 2 4 6, जितने भी, कितना, कितनी, कि तुम्हारा घर यहां से कितना दूर है, मेरा घर 4 किलोमीटर दूर है। तो किमी शब्द क्या हो गया, दूरी का प्रतीक है, और ये एक संज्ञा हो गई, और 4 उसकी विशेषता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द माना जाएगा। तो आप कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने, इन शब्दों के प्रयोग से पता कर सकते हैं, मन ही मन भी पता कर सकते हैं कि कौन सा शब्द विशेषण शब्द माना जाना है। जैसे लिखा हो कि रमेश अच्छा लड़का है, अब इसमें कौन सा शब्द विशेषण शब्द है, तो रमेश अच्छा कैसा लड़का है, कैसा की जगह हमने प्रयुक्त किया अच्छा लड़का है, तो वह अच्छा शब्द है, वह क्या माना जाएगा, विशेषण माना जाएगा। एक बात तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे हम कहें सफेद गाय, साफ नाला, पुराना घर, इत्यादि प्रकार के अनेक शब्द आप बना सकते हैं। अनेकों, सॉरी गलत होता है, यहां देखेंगे ये संज्ञा शब्द है, यह संज्ञा शब्द है, यह संज्ञा शब्द है, तो ये इनकी विशेषता बताने वाले शब्द इधर थे, तो ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे, ये विशेषण कहलाते हैं। कि जो शब्द विशेषता बताते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। और जिनकी विशेषता, या हम यहां लिखें कि जिन शब्दों के विशेषण शब्दों के द्वारा, विशेषण शब्दों के द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, वे विशेष्य कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं, या विशेष्य कहे जाते हैं, विशेष्य माने जाते हैं। अर्थात विशेषण शब्दों के द्वारा, इस शब्द के द्वारा जिन शब्दों की, अर्थात इस शब्द की विशेषता बताएगी, तो वह विशेष्य कहलाएगा। यहां पर बात करेंगे, गाय जो है वह क्या है, विशेष्य है, गाय शब्द क्या है, विशेष्य, और सफेद क्या है, विशेषण है, सफेद शब्द क्या हो गया, विशेषण। साफ विशेषण है, जबकि नाला विशेष्य है। पुराना विशेषण है, जबकि घर विशेष्य है। आप कर सकते हो नया घर, ऊंचा घर, छोटा घर, नीचा घर, किसी भी प्रकार के जो शब्द है, जहां संज्ञा शब्द है वह तो विशेष्य है, जो विशेषता प्रकट कर रहा है वह विशेषण शब्द है। अब बात करेंगे हम विशेषण के प्रकारों की। विशेषण के कुल मिलाकर 4 प्रकार माने जाते हैं। वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन मैं समझूंगा कि यदि आपने इसे एक बार देख लिया तो विशेषण से संबंधित जो जानकारी है, जो नॉलेज होना चाहिए, वह एकदम से दुरुस्त हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। और जब हमारी समझ में आ गई कोई चीज, तो उसके पश्चात उसे रटने की, बार बार पढ़ने की, देखने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। देखते हैं कि विशेषण के भेद या प्रकार कितने होते हैं। तो विशेषण कुल मिलाकर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। गुणवाचक विशेषण, गुण बताने वाले, पहला गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाची भी लिख देते हैं इसे, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद में क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथे नंबर पर है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, या इसे ही एक दूसरा नाम और दिया गया है, जो है संकेतवाचक विशेषण। ये कुल मिलाकर 4 विशेषण हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, और हम क्रमबद्ध तरीके से इन सभी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं गुणवाचक विशेषण। अब आप देखिएगा, वाचक का अर्थ है बताने वाला, और गुण का अर्थ है उसके गुण। तो गुण में न केवल एक गुण आता है, बल्कि 2 भी आते हैं, कि किसी भी वस्तु के, किसी पदार्थ के, किसी शब्द के रंग, रूप, गुण, दशा, दिशा, आकार, स्थिति या स्पर्श के बारे में बताने वाले शब्द, या स्पर्श का बोध करवाने वाले शब्द ही गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। लिखें, किसी
शब्द या पदार्थ के रंग, रूप, गुण, दोष। जैसे मान लो उद्दंड लिख दिया हमने, रमेश उद्दंड लड़का है, तो उद्दंड गुण नहीं हो सकता, वह दोष है। तो दोष है तो भी वह गुणवाचक विशेषण में माना जाएगा। रंग, रूप, गुण, दोष, दशा, दिशा, आकार कैसा है, मोटा है, बड़ा सा घर है, छोटा सा घर है, छोटी सी झोपड़ी है ना। आकार, रंग, रूप, गुण, दशा, गुण, दोष, दशा, दिशा, आकार, स्थिति कि ऊपर वाला घर है, नीचे वाला घर है, स्थिति या स्पर्श के विषय में, स्पर्श का बोध करवाने वाले शब्द, बोध करवाने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण माने जाते हैं। बस नंबर एक बात कि कौन से, किसी भी पदार्थ का रंग बता दिया, जैसे हमने बात की सफेद गाय, यहां लिख देते हैं काला कुत्ता, तो कुत्ता तो हो गया विशेष से, और उसका रूप बताया, रंग बताया काले शब्द ने, सफेद कुत्ता, भूरा कुत्ता आदि क्या हो गए, उसके विशेषण कहलाएंगे। और किस श्रेणी में जाएगा, गुणवाचक में। रंग, रूप, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर घर, सुंदर बस आदि। गुण हो गया अच्छा, बुरा, यहां हो गया उद्दंड, धीठ इत्यादि शब्द हम लिख सकते हैं। दशा कि पुराना घर है, नया घर है। दिशा, उत्तर, वह मेरे दाएं रहता है, मेरे बाएं रहता है, उसका घर उत्तर में है, उत्तर में उसका घर है। सूर्य पूर्व से उदित होता है। आकार, छोटा, बड़ा, नाटा, दुबला, पतला। स्थिति और स्पर्श कि नया, पुराना इत्यादि। और स्पर्श जैसे कठोर पत्थर, कठोर पत्थर या कोमल शरीर, कोमल शरीर। अब शरीर आप मान सकते हैं एक संज्ञा है, उसकी विशेषता बताई कि वह बड़ा कोमल है, सुकुमार है, नाजुक है। पत्थर है वह बड़ा कठोर है। पत्थर नरम भी हो सकते हैं, खुरदरे हो सकते हैं, चिकने हो सकते हैं। तो चिकना, चिकना, खुरदरा, भारी, हल्का, ये सारी चीजों के का बोध करवाने वाले जो भी शब्द हैं, इन चीजों के बारे में हमें जो नॉलेज करवाने वाले शब्द हैं, ज्ञान करवाने वाले शब्द हैं, वे सारे शब्द किस में माने जाते हैं, गुणवाचक विशेषण में माने जाएंगे। तो ये गुणवाचक विशेषण आपका यहीं पर खत्म होता है। परिभाषा लिख लेवे और इसे समझ लेवे, इतना पर्याप्त है। आगे चलते हैं नंबर 2 पर, और नंबर 2 का विशेषण आपका था संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक में हम यहां से लिख रहे हैं कि जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की या संज्ञा की, किसी पदार्थ की संख्या का बोध करवाते हैं, संख्या का बोध, बोध का अर्थ होता है जानकारी, बोध करवाते हैं, वे संख्यावाचक, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास हिंदी की 100 पुस्तकें हैं, 100 पुस्तकें हैं, 200 पुस्तकें हैं, 300 पुस्तकें हैं, तो वो तो हो गई एक अलग बात। कई दफा ये होता है कि हमारे पास यदि पुस्तकें हैं तो हमने कभी गिनती नहीं की उनकी, तब हम एक अनुमान लगाते हैं, एक अंदाज लगाते हैं, और उसी अनुमान के तहत हम बताते हैं कि मेरे पास हिंदी की लगभग सैकड़ों पुस्तकें। अब लगभग का अर्थ होता हो सकता है कि वो पूरी की पूरी 100 हो, 100 से 5 कम हो सकती हैं, 5 ज्यादा हो सकती हैं, 10 कम हो सकती हैं, 10 ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन 100 के इर्द गिर्द उसकी संख्या है। मेरे पास हिंदी की या साहित्य की हजारों पुस्तकें हैं, हजारों में हो सकता है 960 हो, 1060 हो, 1050 हो सकती हैं। तो संख्या की निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर इस संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद माने जाते हैं। और पहला तो भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, विशेषण को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण,
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जहां हमें पूरी जानकारी होती है कि एक दर्जन में 12 इकाइयां होती हैं। तो इकाइयां कितनी होती हैं? 12 है। मेरे पास एक दर्जन पेन है, मेरे पास एक दर्जन मार्कर है, तो वह निश्चित संख्या है। 10 लड़कियां हो, अरे आज आपकी कक्षा में कितने बच्चे उपस्थित हैं? सर लगभग 5, लगभग 5-6, तो 5-6 आ गया, या एक संख्या के साथ लगभग शब्द उन्होंने इस्तेमाल कर दिया, तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में मानी जाती है। दोनों प्रकार है, यदि पूरी 1, 2 दर्जन, 100, 1000, लाख कुछ भी लिखें, वो तो क्या मानी जाएगी? निश्चित संख्यावाचक। और उसके साथ यदि लगभग शब्द लगा दिया, अनुमानित शब्द लगा दिया कि मेरे पास अंदाजन 6 बोरियां अनाज बाजरा है, गेहूं है, तो लगभग सॉरी बाजरा इसमें नहीं आएगा, मेरे पास अंदाजन 1000 पुस्तकें हैं, मेरे हमारे विद्यालय में लगभग 500 बच्चे पढ़ते हैं, तो 500 बच्चे पढ़ते हैं, तो लगभग यदि हमने लगाया है तो वह अनिश्चित में यहां लगभग लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि अनुमानित, मतलब फिक्स नहीं है। और जहां फिक्स है वहां निश्चित संख्यावाचक विशेषण आता है। अब देखिएगा इसका एक और भी होता है, ये पढ़ा रहने दो साथ में। अब संख्या लिखी जाती है, आप समझ सकते हैं, संख्या लिखी जाती है, और लिखे जाने के आधार पर ये जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसके 4 भेद किए जाते हैं। कितने भेद किए जाते हैं? कुल मिलाकर इसके 4 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से किए जाते हैं वो यहां आपके समक्ष लिख रहे हैं। क्या होता है? गणनावाचक विशेषण, और गणनावाचक में लगातार गिनती गिनते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, और ये कहां तक चलता है? अनंत तक ये सिलसिला चले तो उसे कहते हैं हमें गणनावाचक विशेषण। दूसरे नंबर पर आता है क्रमवाचक विशेषण। दूसरे नंबर पर क्या होगा? क्रमवाचक विशेषण। क्रम से बैठते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, या ये भी अनंत तक चल सकता है। या इसका दूसरा रूप यदि लिंग के आधार पर बदला जाए तो है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस प्रकार से ये चल सकता है। या ये भी चल सकता है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्था, पंचमा, है ना। इस प्रकार से ये सिलसिला लगातार चल सकता है। इसमें क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। आगे चलते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि हम यहां से और लिख नहीं पाएंगे अन्यथा। तो आपके सामने एक उदाहरण यहां लिखा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा। आगे चलते हैं, आवृत्ति सूचक होता है। तीसरा क्या होता है? आवृत्ति सूचक। आवृत्ति सूचक या आवृत्ति वाचक। अब आवृत्ति का अर्थ है कि उतना ही और मिला दिया जाए, जितना है उतना ही और मिला दिया जाए। जैसे हम कहे दुगुना, तिगुना, सॉरी 3 गुना या तिगुना, चौगुना, ये सिलसिला भी लगातार चलता जाता है, तो वहां पर क्या हो जाता है? आवृत्ति सूचक विशेषण माना जाता है। अगला चलते हैं, चौथा इसका भेद होता है समुदायवाचक। चौथा इसका कौन सा होता है? समुदायवाचक या समुदाय सूचक विशेषण। तो समुदाय का अर्थ होता है समूह है, संगठन, एक हम कहें एक बंडल। तो बंडल जैसे हम कहें कि 4 लड़कियां हो, तो अरे तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो, तो वहां आ गई, जैसे दोनों को बराबर की सजा मिलेगी, दोनों को बराबर का इनाम मिलेगा, या इनाम का हिस्सा दोनों में बराबर में विभाजित किया जाएगा। दोनों, तीनों, आज की प्रतियोगिता में ये तीनों बच्चे समान रूप से अंक लेकर आए हैं, इसलिए ये तीनों ही विजेता घोषित किए जाते हैं। तीनों, चारों, पांचों, कि तुम चारों के कुछ ज्यादा ही पंख आ गए हैं। कई बार मास्टर साहब ऐसे बोलते, तो ये 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक है, तो गणना कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं। क्रमवाचक में क्या होता है?
लगातार उतने ही क्रम पर, जैसे सीढ़ी पहली दूसरी तीसरी, पहला दूसरा तीसरा, जैसे स्थान आते हैं कक्षा में पहला दूसरा तीसरा, तो वो क्रमबद्ध तरीके से गिने जाते हैं। उसके बाद में होता है आवृत्ति, तो दुगुना, तीन गुना, चार गुना, पांच गुना, इस प्रकार से। और समुदायवाचक संख्यावाची विशेषण दोनों, तीनों, चारों, इसमें संगठन होता है कि दो, दोनों, तीन, तीनों, चारों, पांचों, छठों, इस प्रकार से। तो हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार से, और ये आपका संख्यावाचक विशेषण बन जाता है कि हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी है। देखिए एक उदाहरण देखते हैं कि हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो 40 संख्यावाचक विशेषण तो है ही है। इन चारों में से 40 विद्यार्थी हैं, पहले तो इन दो में से बात करते हैं, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और इसके बाद यदि हम इस आधार पर बात करें तो यहां पर गणनावाचक विशेषण माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा? गणनावाचक विशेषण माना जाएगा। अब क्या हुआ, गुरुजी क्लास में आए और क्लास में आते ही उन्होंने कहा, बेटा आज हम 10वां पाठ पढ़ेंगे। कौन सा? 10वां। तो क्रम के हिसाब से हम गिनती करते हुए चलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये लो जी 10वां। तो 10वां किस हिसाब से आ जाएगा? क्रमवाचक विशेषण पर आ जाएगा। अब दूसरे आता है कि मेरे पास तुमसे दुगुनी किताबें। ये अब दुगुना, तिगुना, चौगुना, दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी, इस प्रकार से कि मेरे पास तुमसे दुगुनी किताबें हैं, तो वे आवृत्ति सूचक मानी जाती हैं। और यदि हमारे सामने कल हमें खड़ा किया, क्लास में आज गए और जाते ही खड़ा किया कि भाई जो कल नहीं आए वे बच्चे खड़े हो जाएं, जो बच्चे कल अनुपस्थित थे वे खड़े हो जाएं। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि जिस दिन टेस्ट लिया जाना होता है, क्लास टेस्ट, उस दिन बंक मार जाते हैं। तो 4 बच्चे खड़े हो गए और चारों बच्चों से पूछा गया, हाँ भाई तुम चारों कल कहां थे? तुम चारों कल कहां थे? तो चारों समुदायवाचक विशेषण में माना जाएगा। चारों समुदायवाचक विशेषण में सबसे पहले, उसके बाद में 4 निश्चित संख्या थी निश्चित संख्यावाचक विशेषण में, और वह संख्या बता रहा है तो संख्यावाचक विशेषण में। इस प्रकार से आप सीढ़ी दर सीढ़ी अपने मूल विशेषण तक जा सकते हैं। अब चलते हैं हम तीसरे परिमाणवाचक विशेषण पर। इसका स्क्रीनशॉट इत्यादि आपने ले लिया होगा। और अब आगे चलते हैं। आगे नंबर आता है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण क्या होता है? एक तो परिणाम तो हमने सुना है, ये परिमाण क्या होता है बताते हैं अभी। परिमाण में देखिएगा क्या होता है, एक तो होता है परिणाम। परिणाम, इन दोनों वर्णों में वर्ण विपर्य कर दिया जाता है, अदला बदली कर दी जाती है, तो बन जाता है शब्द परिमाण। सॉरी, इसमें दोनों में नहीं, इन दोनों में, तो ये शब्द बन गया परिमाण। परिणाम का अर्थ है नतीजा, फल, या आप अंग्रेजी में रिजल्ट कह सकते हैं। परिमाण क्या होता है? परिमाण का अर्थ, जैसे ये व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है और इसी व्हाइट बोर्ड पर हमें कलर करना है, हमें ग्रीन कलर करना है, ब्लैक करना है, तो कितना कलर लगेगा या कितनी इसके ऊपर फिल्म चिपकानी पड़ेगी, वह तो कहलाता है इसका क्षेत्रफल। वह तो क्या कहलाता है, बीच का हिस्सा तो क्षेत्रफल है। लेकिन ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, इस बॉर्डर का नाप कितना है, बाहरी आवरण का उसका नाप कितना है, ये नाप ही क्या कहलाता है? परिमाण कहलाता है। बाहरी आवरण का नाप, कोई भी एक चीज है, जैसे ये डस्टर है, तो इस डस्टर का ये वाला हिस्सा जो है, यह वाला हिस्सा, ये तो क्या कहलाएगा? उसका क्षेत्रफल। और आप यहां से लेकर इसके ऊपर मान लो एक आप सोने की फिल्म, वो पट्टी लगानी आपको, तो सोने की कितनी लंबी पट्टी लगेगी, हम इसको नाप लेंगे, और ये नाप जो है वह परिमाप कहलाता है। और परिमाप से ही परिमाण बनता है, मतलब नापने या तोलने वाली, नाप या तोल, ये जो चीजें हैं, नाप तोल, ये सारी चीजें ही क्या कहलाती हैं? परिमाण कहलाती हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण की बात हम कर रहे हैं दोस्तों, और परिमाणवाचक विशेषण के साथ क्या होता है, जब किसी संख्या के साथ, संख्या तो आएगी आएगी, संख्या डेफिनेटली उसमें शामिल होगी, कि 2 किलो अनाज देना, 2 किलो आलू देना, 5 लीटर दूध देना, 10 मीटर
कपड़ा देना इत्यादि जो हम लिखते हैं, जब जब किसी संख्या के साथ साथ मापने या तौलने वाली इकाई का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। क्या था, एक बार दोबारा देख ले। इसमें सिर्फ संख्या बताई जाती है, इसमें संख्या के साथ साथ ये दो नई चीजें शामिल कर दी जाती हैं। इसमें संख्या के साथ साथ ये दो नई चीजें मापने या तोलने वाली इकाई का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। जैसे 4 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, 1 किलोग्राम आलू। तो ये संख्या तो है ही है, लेकिन किलोग्राम में, ये लीटर में, ये मीटर में, या किलोमीटर में, इंच में, सेंटीमीटर, या इसके अलावा जैसे किलो, क्विंटल, मन, ये सारे शब्द जब इस्तेमाल कर देते हैं तो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक तो निश्चित संख्या, निश्चित परिमाणवाचक। कौन कौन से दो भाग भेद कौन से? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कैसे? जैसे हम कहें कि 4 मीटर कपड़ा देना, 4 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध। यदि 2 लीटर है तब तो इसमें, और इसमें हम कह सकते हैं जरा सा दूध देना। और जरा ये है, जरा वाला भी ये है, जय के नीचे नुक्ता लगेगा, अरबी फारसी का शब्द है ये, इसलिए जरा सा दूध देना। अब जरा सा में कितना हो सकता है? यदि सामने वाले बंदे के पास 1 क्विंटल दूध हो तो जरा सा 1 लीटर को भी मान सकते हैं, लेकिन सपोज कीजिए कि उसके पास पूरा ही आधा लीटर दूध है तो उसमें थोड़ा सा जरा सा ये होगा, है ना। जरा सा दूध देना, जरा सी सब्जी देना, थोड़ा सा, थोड़े से रुपए देना, थोड़े से रुपए देना। रुपए गिने जाते हैं इसलिए संख्यावाचक में। और मेरे पास, हमने एक बार एक उदाहरण दिया था कि मेरे पास तुमसे दुगुने रुपए हैं, आपके पास 10 है और उसके पास 5 है। और एक दूसरा लिख रहा है, दूसरा कि मेरे पास तुमसे दुगुना धन है। अब देखिएगा, दुगुना, ठीक, आपके पास 5 है तो सॉरी, उसके पास 5 है तो आपके पास 10 है, उसके पास 10 है तो आपके पास 20 है, मेरे पास तुमसे दुगुने रुपए हैं। ये तो रुपए वाली बात आ गई, तो रुपए को हमेशा गिना जा सकता है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। कौन सा? संख्यावाचक या संख्यावाची विशेषण। और धन है वो कभी गिना नहीं जाता, क्योंकि धन में हमारे घर का चाकू, छुरे, कांटे, सुई, सेफ्टी पिन, आल पिन तक हमारे धन में शामिल है। हमारा खेत भी हमारा धन है, और हमारी गाड़ियां, खेत, जमीन, जायदाद, पशु, पक्षी, जो कुछ हमारे पास है, जिस पर हमारा मालिकाना हक है, वह हमारा धन है। इसलिए धन को कभी गिना नहीं जा सकता, धन को मापा जा सकता है। तो मेरे पास तुमसे दुगुना धन है, और इस धन शब्द की वजह से यहां पर आएगा, ये तो निश्चित संख्यावाचक है, और यह हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसका नाप किया था, इसलिए ये क्या माना जाएगा? जरा परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। एक जैसे कि बाढ़ आ गई थी, बाढ़ से 1 लाख टन अनाज खराब हो गया, बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। 1 लाख टन, 1 लाख टन हमने लिखा तो निश्चित परिमाणवाचक।
कौन से में जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक। लेकिन एक व्यक्ति कहे कि बाढ़ से लाखों टन अनाज नष्ट हो गया। अब लाखों, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2.25 लाख, 1.25 लाख, कितना? तो वह अनिश्चित है, लेकिन अनाज था इसलिए परिमाणवाचक है, क्योंकि अनाज की को तोला जाता है किलो में, मन में, उसके बाद क्विंटल में, उसके बाद टन में। ये एक सिलसिला आगे से आगे चलता रहता है इकाइयों से। तो निश्चित संख्या परिमाणवाचक है जहां निश्चित है संख्या, और जहां पर लाखों टन अनाज नष्ट हो गया, सैकड़ों बोरियां आलू की सड़ गई, तो सैकड़ों बोरियां आलू की थी, आलू की होने की वजह से उनको हमेशा तोला जाएगा और वो सारा मामला परिमाणवाचक में जाएगा। और यदि 10 बोरियां नष्ट हुई है तो निश्चित परिमाणवाचक है, और सैकड़ों बोरियां या 10 बोरियां, लगभग 10 बोरी, तो वहां पर जाके हम कहेंगे कि अनिश्चित संख्यावाचक परिमाणवाचक विशेषण उसे माना जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ लिख सकते हैं, जैसी आपकी रजा। हाँ, चैनल पर नए आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि यहाँ से जो जानकारी प्राप्त हो रही है वह दुरुस्त है, कहीं कोई समस्या नहीं है, समझ में भी ठीक ठाक आ रहा है, मास्टर साहब ठीक ठाक बता रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। आज अभी हमें और इस चौथे वाले भेद पर बात करेंगे, जिसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। कि जब किसी, इसकी परिभाषा यह रही, जब किसी सर्वनाम शब्द को ही, जब किसी सर्वनाम शब्द को ही विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में प्रयुक्त कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, तो वहां सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, या संकेतवाचक विशेषण माना जाता है या माना जाएगा। क्या किया, एक कोई शब्द है, जैसे सर्वनाम शब्दों की हमने बात की थी, तो वहां यह, वह, ये, वे, दूसरे नंबर का था निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम, तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम था यह, वह, ये, वे इत्यादि। तो उन शब्दों में या अनिश्चयवाचक में था कि कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा, तो वो जो शब्द है वो सारे के सारे सार्वनामिक शब्द की तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कब किए जाते हैं? जैसे नीचे आप ऊपर वाले कमरे में रहते हैं, या आप अंदर वाले कमरे में, बाहर कोई बच्चा खेल रहा था, आपका भतीजा हो सकता है, आपका छोटा भाई बहन हो सकता है, वो आकर कहे कि कोई अभिनव सरोवा या कोई मिस्टर सरोवा, कोई सरोवा आपको बुला रहे हैं, कोई सरोवा आपको बुला रहे हैं, उसने आकर सूचना दी कि कोई सरोवा बाहर खड़े, कोई मिस्टर सरोवा बाहर खड़े। अब यहां पर देखिए, कोई किसकी विशेषता है? इस सरोवा की। इस व्यक्ति को ये, जिसने ये बात कही वह जानता नहीं है, तो अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो है ही है, लेकिन इस सरोवा की विशेषता थी कि वो कोई है, अनजान है, इसलिए यहां पर सार्वनामिक विशेषण आएगा। यहां पर ये सर्वनाम शब्द था, और सर्वनाम शब्द होने की वजह से सार्वनामिक विशेषण आएगा। हाँ, इस आपको शब्द का बात की जाए तो इस आपको में सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और पुरुषवाचक का दूसरा भेद मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्यों? क्योंकि आपको शब्द है वह सुनने वाला होता है, और जो सुनने वाला होता है वह क्या कहलाता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसलिए ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन ये जो शब्द था, कोई मिस्टर सरोवा, कोई रमेश, कोई मिस्टर शुक्ला, कोई वर्मा, कोई शर्मा, कोई सिंह आपको बुला रहे हैं, तो यहां पर कोई शब्द में क्या माना जाएगा? सार्वनामिक विशेषण माना जाना है। इसके अलावा हम एक शब्द और, एक वाक्य और लिखें, जैसे यह है पुस्तक, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। यहां यह भी सर्वनाम शब्द है और यह भी सर्वनाम शब्द है, दोनों है, लेकिन मेरी है, मैं बोलने वाला हूं,
तो सर्वनाम होगा पुरुषवाचक, पुरुष में बोलने वाला हूं इसलिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। लेकिन यह क्या इस पुस्तक की विशेषता है कि यहां 10 पुस्तकें पढ़ी हैं लेकिन ये वाली मेरी है, या आपके समक्ष यहां 4 मार्कर दिखाई दे रहे हैं और मैं कहूं यह वाला मार्कर मेरा है, यह वाला यह मार्कर मेरा है, तो हमने इशारा किया इसकी तरफ, संकेत किया। आप देखेंगे यहां पर दोनों नाम एक साथ काम ले रहे हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक। यह सार्वनामिक रखा और यहां संकेतवाचक रखा, तो सार्वनामिक यह मार्कर मेरा है, तो इशारा भी हो गया, संकेत भी हो गया और एक सर्वनाम शब्द भी प्रयुक्त होने से यह वाला ये जो शब्द है इसमें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण माना जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं आगे की। मैं समझता हूं कि आपने यहां तक बहुत अच्छे से समझा होगा, देखा होगा। और एक बात और कही जाती है कि जब आपके कभी किसी कार्यक्रम इत्यादि में जाते हैं, या जैसे हम विद्यालय स्तर की बात करें तो 15 अगस्त 26 जनवरी के जो कार्यक्रम होते हैं वहां पर आप गए, आपके अभिभावकों ने कहा कि बेटा स्कूल में ये पैसे लिखाने हैं। गांव का सरकारी विद्यालय था, क्योंकि आप प्राइवेट या निजी में पढ़ रहे होंगे, आप अपने विद्यालय में नहीं गए, गांव में ही थे, घर में ही थे, पापा ने आपको भेजा कि बेटा ये 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए वहां आपको और आपके दादाजी के नाम से लिखवा कराने। आप गए, जो मार साहब, जो गुरुजी पैसे लिखने का काम कर रहे थे या जो भी चीजें भामा साहू की तरफ से वहां भेंट की जा रही थी वो लेने का कार्य जिन मार साहब को सौंपा गया था वो अपने काम में थे। आप गए और वहां पैसे लिखवाए, या जो चीज आपको देनी थी वो चीज दी, या जो घोषणा आपको करनी थी वो की और आप वापस आ गए। तो आप यकीन मानिए 15 अगस्त अर्थात स्वाधीनता दिवस है, 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो मिठाई का कार्यक्रम रहता है, जो मिठाई वितरित की जाती है, जो जिसे हम प्रसाद के तौर पर लेते हैं, वह आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि वे उम्मीद करते हैं इस बात की कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। और अंत तक बने रहने का जो कारण है, जो उनकी इच्छा है, उस इच्छा का यदि आप वहां ख्याल रखते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको वो मिठाई भी मिलेगी, आपको प्रसाद भी दिया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि जो प्रसाद रूप में जो चीजें आपको मिलने वाली हैं वो आपको मिलती रहें। फिर भी ये एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है, एक विनय है, आप जैसा उचित समझे वैसा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, इनको मिटा देते हैं, इनको मिटा देते हैं, जो विशेषण के भेद है उनको। और विशेषण के भेद के बाद में हम बात करते हैं कि विशेषण के रूप कितने होते हैं, विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। कितनी मानी जाती हैं? 3 अवस्थाएं। एक तो होती है मूल अवस्था, जिसे मूलावस्था भी कह सकते हैं, दूसरी होती है उत्तर अवस्था और तीसरी होती है उत्तम अवस्था। यहां अलग ही लिखते हैं, यदि जोड़ के लिखेंगे तो मूलावस्था हो जाएगी, उत्तरावस्था हो जाएगी, और यह उत्तर अवस्था और यह है उत्तम अवस्था। इसको आप एक साथ जोड़कर लिखना चाहें तो यह हो जाती है मूलावस्था। यह क्या हो गई? मूलावस्था। यह हो गई उत्तरावस्था और यह हो गई उत्तमावस्था। मूल शब्द है कोई भी मूल शब्द है, उस मूल शब्द का प्रयोग आप यदि करते हैं तो वहां क्या माना जाता है? मूलावस्था। मूल विशेषण शब्द, मूल विशेषण शब्द या विशेषण का मूल शब्द ही जब प्रयुक्त किया जाता है तो वहां पर विशेषण की पहली अवस्था मानी जाती है। और इस के साथ साथ यदि आपने से शब्द लगा दिया, से पहले लगेगा, से मूल शब्द के बाद, से अच्छा है, रमेश दिनेश से अच्छा है, तो से शब्द या तर प्रत्यय यदि आपने लगा दिया
तो वहां क्या माना जाएगा, वहां हम कह सकते हैं कि उत्तर अवस्था मानी जाएगी। इसके उदाहरण तीनों के हम अलग अलग एक साथ लिखेंगे ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। और तीसरा है उत्तम अवस्था। वहां उत्तम अवस्था में यदि या तो उस मूल शब्द, मूल विशेषण शब्द से ठीक पहले सबसे लगा दिया, यदि या तो हमने सबसे पहले लगा दिया या हमने तरीन सबसे पहले लगा दिया, तो वहां पर क्या माना जाएगा, या तम लगा दिया, या हमने तम प्रत्यय लगा दिया, या हमने इष्ट प्रत्यय लगा दिया, तो वहां पर क्या माना जाएगा, उत्तम अवस्था मानी जाती है। जैसे 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उन सभी बच्चों की जहां तक मैं उम्मीद करता हूं, उनकी रुचि क्रिकेट नाम के शब्द में रहती है, क्रिकेट शब्द में रहती है। क्रिकेट के कुछ खिलाड़ियों के नाम भी आप जानते होंगे। तो जहां यहां हम देखते हैं कि बुमराह है, अच्छा खिलाड़ी है, बुमराह है, अच्छा खिलाड़ी है। एक तो ये हो गया। अब दूसरा लिखते, एक दूसरा वाक्य लिखते हैं। दूसरा वाक्य किसका लिखिए, रोहित शर्मा का लिख देते हैं। रोहित शर्मा जसप्रीत बुमराह से अच्छा खिलाड़ी है। दूसरा वाक्य क्या है कि रोहित शर्मा बुमराह से अच्छा खिलाड़ी है। और तीसरा वाक्य लिखिए आप, विराट कोहली सबसे अच्छा खिलाड़ी है। विराट कोहली सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो यहां आप देखेंगे कि बुमराह अच्छा खिलाड़ी है, खिलाड़ी की विशेषता हो गई अच्छा, लेकिन यहां तुलना हो गई। इसमें क्या होता है, तुलना होती है, दो अलग अलग, दो भिन्न पदार्थों में तुलना की जाती है, अर्थात तोला जाता है उनको कि कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा है, बुरा नहीं सॉरी, कौन सा अच्छा है और कौन सा कम अच्छा है, कौन ज्यादा अच्छा है कौन कम अच्छा है। तो यहां रोहित शर्मा जो है वो बुमराह से अच्छे खिलाड़ी है, ठीक है खिलाड़ी है, और विराट कोहली सबसे अच्छे खिलाड़ी है। यहां पर तुलना बंद हो जाती है, वो अपने आप में श्रेष्ठ हो जाता है। श्री धन इष्ट, वो क्या होते हैं, श्री का अर्थ होता है अच्छा और इष्ट का अर्थ है सबसे अच्छा, तो शब्द बन जाता है श्रेष्ठ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये तीन यहाँ की व्यवस्थाएं हैं या उत्तम अवस्थाएं जो हैं, उनके तीन ये उदाहरण आपके समक्ष यहाँ लिखे। जैसे हम कहें कि गंगा पवित्र नदी है, गंगा पवित्र नदी है, यहाँ की व्यवस्थाएं बेहतर हैं, या रमेश कक्षा का श्रेष्ठ बालक है। हम कहें गंगा पवित्र नदी है, इस नदी की व्यवस्था पवित्र, मूल शब्द है ये कहें कि यहां की व्यवस्थाएं बेहतर है, या हम कहें यदि ये लिख देते यहां की व्यवस्थाएं बेहतरीन है, तो वो इसमें आ जाता उत्तम अवस्था में, लेकिन हमने क्या लिखा है, बेहतर लिखा है। तो बेहतर होने की वजह से यह है उत्तर अवस्था में माना जाएगा। और तीसरा है कि रमेश कक्षा का श्रेष्ठ बालक है, रमेश कक्षा का श्रेष्ठ बालक है। अब एक चीज, रमेश को हमने शुरू से लेकर चले थे, उसको नाटा मोटा पतला लंबा ऊंचा अनुशासित ढीठ सब कुछ बना दिया, और रमेश को अंततः हमने कक्षा का श्रेष्ठ बालक बता दिया। तो जहां पर इष्ट प्रत्यय लग जाता है वहां पर ये उत्तम अवस्था किसी भी विशेषण की मानी जाती है। अब एक चीज और रह गई दोस्तों, और जो चीज रही है उस चीज पर बात करते हैं। एक शब्द और रह गया, प्रविशेषण। एक चीज और रह गई, प्रविशेषण। ये तीनों आप याद रखेंगे, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। जो प्रविशेषण है वह क्या है, एक चीज जो रह गई वह है प्रविशेषण। और प्रविशेषण में देखिएगा, विशेषण क्या है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। प्रविशेषण में लिखेंगे विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले, विशेषण शब्द की
विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। किसकी? विशेषण शब्द की भी जो विशेषता बताई वह है, जो विशेषण की भी विशेषता बता सकता है। ऐसे कोई शब्द हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। कि जैसे रमेश अच्छा लड़का है, नहीं, रमेश बहुत अच्छा लड़का है। रमेश बहुत अच्छा लड़का है। लड़का क्या है? संज्ञा। इस लड़के की विशेषता क्या है? कि ये अच्छा है, तो ये क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। और कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रविशेषण हो जाएगा। रमेश बहुत अच्छा लड़का है। कश्मीरी सेब लाल होती है। कश्मीरी सेब है कैसे? कश्मीरी, तो कश्मीरी की विशेषता है। लेकिन इस कश्मीरी की विशेषता क्या है? कि ये लाल रंग की होती है। कश्मीरी सेब, ये आपको बता दें कि ये सेब और सेब का जो फर्क है, जो फल है वह सेब ही होता है, सेब नहीं होता। और इसकी जो अंग्रेजी मीनिंग है वह ये है आपके सामने, APPLE। इसको APP नहीं बोले आप। डबल किसी भी शब्द में यदि कोई शब्द दोहरा, किसी भी वर्ण का दोहरान हो रहा है, तो आप उस वर्ण को डबल नहीं बोले प्लीज। इसके पीछे वजह ये रहती है, पहली कक्षा में आप आए, आपको हमारे सामने मैडम ने और A से लेकर Z तक के वर्ण सिखाए, 5 स्वर सिखाए और 21 व्यंजन सिखाए। उसके बाद में उन्होंने अपना अगला काम शुरू किया और वो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप बहुत जल्द मीनिंग भी सीख जाएंगे। एक फल का या शुरुआती ये है कि ए, और मीनिंग हम 4 लाइन की कॉपी में इस प्रकार से डालकर देते हैं। अपने छोटी भी ABCD, बड़ी ABCD सारी सीख ली और हम इसको बोल देते हैं कि APPLE, डबल नहीं। जो बच्चा 6 साल का है, 6.5 साल का, पहली कक्षा में पढ़ रहा है, उसे इस बात का उसे इस बात का पता ही नहीं होता कि डबल का अर्थ क्या होता है। उसे इस बात का आभास तक नहीं होता कि डबल का अर्थ क्या है। तो हम इसे डबल क्यों सिखा रहे हैं? उसे कहें कि APPLE, और इसी प्रकार से हमें हमारे जीवन में बोलना चाहिए और इसी प्रकार से हमें इसे बोलते, सुनते, पढ़ते आए तो ज्यादा बेहतर है। तो विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? वह है बहुत लंबा लड़का है। बहुत लंबा विशेषण। बहुत लंबा, वह कम लंबा है, वह कम अच्छा है, ज्यादा अच्छा नहीं है, इस प्रकार से। और जो शब्द है विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वो सारे के सारे प्रविशेषण कहलाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो के साथ क्रिया और उसके बाद में अव्यय शब्दों के साथ आपके सामने अव्यय क्या होते हैं, कितने होते हैं, उनके साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति देवें। जय हिंद,